Welcome students. Students, we have started our 7th chapter, and you can say the last chapter of geography, lifelines of the national economy. And the part first is already done. Now we are on the second part. Anything about the second part? Basically content, whatever we have completed. सबसे पहले हम उनको देखते हैं. First of all, we have given the introduction about this chapter. Next, we have discussed about the different means, you can say modes of the transport. Then after that, we have discussed about roadways, जहाँ पर हमने उसको कैपेसिटी के आधार पे डिस्कस किया था. And then we have discussed about the material use in it. After that, we have discussed about the railways. ये 4 टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके थे. तो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. वी विल डिस्कस अबाउट पाइपलाइंस, जो कि आपका एक तरीके से लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर ही काउंट होते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट वाटरवेज, जहाँ पर हम वाटरवेज क्या होते हैं, हमारे नेशनल जो वाटरवेज हैं वो कौन कौन से हैं, उनको डिस्कस करेंगे. देन वी विल डिस्कस अबाउट सम सी पोर्ट्स जो कि हमारे इंडिया के अंदर. आफ्टर देन वी विल डिस्कस अबाउट द एयरवेज. तो इस तरीके से हमारा जो ट्रांसपोर्ट एरिया है एयरवेज के माध्यम से खत्म हो जाएगा. आफ्टर देन वी विल कम टू द सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है, दैट इज कम्युनिकेशन. तो हम मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हम इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे. एंड एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट द टूरिज्म, जो कि इस वक्त एक अपकमिंग या कह सकते हैं ब्राइट फ्यूचर वाली इंडस्ट्री के रूप में या एज ए ट्रेड के रूप में इंडिया में एमर्ज हो रही है, जिसके अंदर आप कह सकते हो ह्यूज अमाउंट के अंदर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, जॉब की भी और पैसे की भी. तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे. तो पूरा चैप्टर हमारा इन सब चीज़ों से कवर होने वाला है. फर्स्ट 4 चैप्टर टॉपिक जो है हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम द 5th टॉपिक, दैट इज पाइपलाइंस. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स थिंक अबाउट द पाइपलाइंस. तो पाइपलाइंस के बारे में डिस्कस करते हैं. तो मैं पाइपलाइंस की बात करता हूँ. तो these are used for the transporting of crude oil, petroleum product and the natural gas. कहाँ से? From oil and natural gas field to refineries, fertilizer factories and big thermal power plants. Normally हम इनका यूज कहाँ पर करते हैं? जितनी भी आपकी लिक्विड जो फॉर्म्स होती हैं या कह सकते हो गैसियस फॉर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उसका वो प्लेस जहाँ पर वो प्रोड्यूस होती है, जहाँ पर वो निकलती है या जहाँ पर वो बनती है, वहां से लेकर और जहाँ पर हमें उनका यूज करना है वहां तक पहुंचाने के लिए यूज होती है. जैसे कि हम इनके अंदर क्या यूज करते हैं, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इसमें क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उन सब का. मीन्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आपका डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये सब, और नेचुरल गैस. इन सब को हम क्या करते हैं, हम ऑयल या नेचुरल गैस फील्ड से लेकर जिन रिफाइनरीज के अंदर हम इनका यूज करते हैं, या वो फर्टिलाइजर फैक्ट्री जहां पर हम इनका यूज करना है, या थर्मल पावर प्लांट्स वहां तक हम इनका यूज करते हैं. अब ये बात की है हमने कि लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म को हम इसके अंदर भेजते हैं. नॉर्मली अगर हम पाइपलाइंस की बात करते हैं तो पाइपलाइंस कोई नया आप कह सकते हैं नया पहलू नहीं है, या ट्रांसपोर्ट का एक नया मोड नहीं है. सिटीज के अंदर वाटर को घरों तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का यूज होता था. ठीक है. बट अगर मैं पाइपलाइंस की बात करता हूं, जो सॉलिड थिंग्स है इट कैन आल्सो बी ट्रांसपोर्टेड. पाइपलाइन के माध्यम से हम उसे भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. बट स्टूडेंट, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, लिक्विड फॉर्म में, स्लरी फॉर्म में, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि सिटीज में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो हम ट्रांसपोर्ट क्या करते थे. तो क्वेश्चन आपसे 1 मार्क्स यहाँ पर हो सकता है, क्या सॉलिड को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है? यस, इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइंस, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इन द स्लरी. मींस हमें उसे मोल्टन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. उसके बाद हम उसे क्या कर सकते हैं, हम पाइपलाइन के थ्रू हम उसे भेज सकते हैं. आप कह सकते हो जिस भी एरिया के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट होती है. अब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर जो पाइपलाइन नेटवर्क है वो कौन कौन सी है. तो देयर आर इम्पोर्टेंट 3 इम्पोर्टेंट नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइंस जो कि हमारे इंडिया के अंदर. सबसे पहला है आपका आसाम से लेकर कानपुर जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वहां तक का. जो सबसे पहला आपका ऑयल फील्ड, जिसे हम क्या करते हैं, ऑयल को आप कह सकते हो जिसके अंदर से हम ट्रांसपोर्ट करते हैं,
और ये निकलता कहाँ से है? ये निकलता है गुवाहाटी, बरूनी और इलाहाबाद, यहाँ से मीन्स आसाम से चला कानपुर तक गया, जिसके अंदर वो गुवाहाटी, बरूनी और जो इलाहाबाद है वहां से निकल कर गया। इसकी कुछ ब्रांचेज भी हैं, जैसे कि पहली ब्रांच जो होगी वो है आपकी बरूनी से हल्दिया, जो कि राजबंद से निकलती है। इसके बाद दूसरी जो ब्रांच होगी वो राजबंद टू म्यूरीग्राम, और नेक्स्ट जो है वो गुवाहाटी से सिलीगुड़ी। ये 3 ब्रांच इसकी बनी गई है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड वन इज द सलाया इन गुजरात टू जालंधर इन पंजाब तक, जो कि विरामगम, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत से निकल के जाता है। इसके अंदर कुछ इसकी ब्रांचेज है जो इसे कनेक्ट होती है, जैसे कि पहली जो है वो कोयली, जो कि वडोदरा जो गुजरात के पास है वहां पर है, एक चक्सू है, और कुछ अदर प्लेसेस पे भी इसके आप कह सकते हो छोटी मोटी जो ब्रांचेज है वो देखने को मिलती है। थर्ड वन जो कि गैस पाइपलाइन के नाम से जान जाते हैं, और उसे हम कहते हैं हजारी इन गुजरात टू कनेक्ट जगदीशपुर, और इसे HDJ के नाम से जाना जाता है, हजारीबाग जगदीशपुर। ठीक है, ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि गुजरात के हजारिया नाम से उत्तर प्रदेश का जो जगदीशपुर है वहां तक जाती है, जो मध्य प्रदेश के विजयपुर से निकल कर जाती है। इसकी कुछ ब्रांचेज है, जैसे कि राजस्थान के अंदर कोटा, शाहजहांपुर, बबराला और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो जो इसकी ब्रांचेज बनाई गई है। तो दीज आर 3 इंपोर्टेंट नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइंस, जो कि बोर्ड पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द 3 इंपोर्टेंट नेटवर्क ऑफ द पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, जो कि इंडिया के अंदर लोकेट है। तो आपको इन तीनों का एग्जांपल देना है। इनके अंदर ये नाम जो लर्न करने हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाते हैं। सेकंड थिंग, इसका एक मैप भी बनता है स्टूडेंट, तो इसके मैप को भी आपको प्रिपेयर करना है। ये तीनों जो पाइपलाइंस है वो कहां से कहां तक जाती है। ठीक है, तो हम पाइपलाइंस के बारे में हम ऑलरेडी अब यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैं पाइपलाइंस की बात करता हूँ तो पाइपलाइंस जिस वक्त हम इनिशियल स्टेज पे रखते हैं, जिस वक्त हम पाइपलाइन को बिछाते हैं, ये सब काम करते हैं, उस वक्त बड़ा कॉस्टली होता है। बट एक बार पाइपलाइन बिछने के बाद इसके अंदर जो प्रोडक्ट है उसके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करना बड़ा इजी हो जाता है और बड़ा सस्ता बनता है। ठीक है, नाउ ट्रांसपोर्ट का जो आपका लैंड नेटवर्क जो है वो आपका खत्म हो गया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटरवेज। अब हम वाटरवेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वाटरवेज होते क्या है। सो स्टूडेंट, वाटरवेज के अंदर सबसे पहले वाटरवेज इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब स्टूडेंट याद कीजिए कि मैंने प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रेलवेज को बोला था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होता है, दैट इज वाटरवेज। और जितने भी हैवी और बल्की गुड्स हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या आप कह सकते हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ले जाना, बड़ा चीपेस्ट जो रहता है वो आपका वाटरवेज के माध्यम से ही रहता है। एंड दिस ट्रांसपोर्ट इज फ्यूल एफिशिएंट आल्सो एंड यू कैन से इको फ्रेंडली आल्सो। ये ट्रांसपोर्ट जो है वो आपका फ्यूल एफिशिएंट भी माना जाता है और इको फ्रेंडली भी माना जाता है, क्योंकि तो इसकी वजह से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन जो है वो क्रिएट नहीं होता। तो अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर जो नेशनल वाटरवेज है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो कि गंगा रिवर के ऊपर है, बिटवीन इलाहाबाद टू हल्दिया, और जिसकी लेंथ है 1620 किलोमीटर। स्टूडेंट, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं या आपसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आ सकता है कि जो नेशनल वाटरवेज नंबर 1 है वो कहां से कहां तक है या उसकी लेंथ कितनी है। सेकंड वन इज ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर जो है वो है सादिया टू धुबरी, जो कि 891 किलोमीटर की लेंथ का है। The third one that is West Coast Canal in Kerala, जो कि कोटापुरम कोल्लम उद्योग मंडल से लेकर चंपकारा कैनल 2005 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। And the fourth one that is specified stretch over the Godavari and Krishna river along with the Kakinada Puducherry stretch canal, that is 1078 किलोमीटर। और जो नेशनल वाटरवेज नंबर 5 है ये आपका ब्राह्मणी जो रिवर है जो कि उड़ीसा के अंदर मिलती है, वहां पर है ये, वहाँ उसके ऊपर बना है। इसके अलावा ये महानदी या ब्राह्मणी जो रिवर है उन सबको कवर करता है, जिसकी जो टोटल लेंथ है 588 किलोमीटर है। तो दीज आर 5 वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपसे लॉन्ग आंसर्स में भी आ सकता है और आप कह सकते हो इसके को ये आपका 1 मार्क्स में भी आ सकता है।
विच इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। या सेकंड थिंग, आप अगर इसकी फीचर लिखते हो तो इसमें आप कह सकते हो कि इट इज इको फ्रेंडली एंड यू कैन से इट इज फ्यूल एफिशिएंट आल्सो। एंड व्हाट आर द डिफरेंट नेशनल वाटरवेज, तो आप ये डिफरेंट नेशनल वाटरवेज कौन कौन से उनको बताओगे और साथ में आपको उनकी लेंथ भी पता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ इनलैंड वाटरवेज और हैं जो कि आप कह सकते हो मंदाकिनी या झुरिया या आप कह सकते हो बरजा, सुंदरबन, बारा एंड कुछ केरला के अंदर जो वाटरवेज है जो कि छोटे मोटी जो चीजें हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज होते हैं। तो देयर आर सम इनलैंड वाटरवेज आल्सो। तो स्टूडेंट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज इट इज अ 5 मार्क्स क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट माना जा सकता है, ओके। नाउ लेट्स थिंक अबाउट द सी पोर्ट्स। और सी पोर्ट का आपका एक इंपॉर्टेंट मैप भी बनेगा कि कौन कौन सी मेजर सी पोर्ट हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड है। नाउ इफ यू थिंक अबाउट इंडिया ट्रेड, अगर मैं इंडिया की ट्रेड की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो हमारा इंडिया का ट्रेड है वो आपका फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट में, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहा हूँ, वो आपका सी पोर्ट के माध्यम से ही होता है। There are 12 major seaport and 200, near about 200 notified known major and you can say minor, you can say intermediate ports in India. आपसे क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में आता है कि हमारे इंडिया में कितनी मेजर या आप कह सकते हो माइनर आप कह सकते हो पोर्ट्स हैं। तो देयर आर 12 मेजर पोर्ट्स एंड नियर अबाउट 200 नोटिफाइड known या यू कैन से माइनर या कह सकते हो इंटरमीडिएट पोर्ट्स। और मैक्सिमम जो आपका इंटरनेशनल ट्रेड है वो इन पोर्ट्स के माध्यम से किया जाता है। देखते हैं हमारी मेजर जो सी पोर्ट्स है वो कौन कौन सी है, उनको पढ़ते हैं। सबसे पहली पोर्ट आपकी कांडला पोर्ट मान जाती है। ये कांडला पोर्ट जो है वो आपकी गुजरात का जो कच्छ एरिया है वहां पर है एंड यू कैन चेक इट इन द मैप आल्सो, आप इसे मैप में भी चेक कर सकते हो। और ये बनाई कब गई थी? 1947 के अंदर, जिस वक्त कराची जो पोर्ट थी वो पाकिस्तान के अंदर चली गई थी, तो उस सिचुएशन के अंदर गुजरात के अंदर जो सी पोर्ट बनाई गई कांडला पोर्ट। रीजन क्या था? क्योंकि मुंबई पोर्ट जो थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा आप कह सकते हो बर्डन हो चुका था, बहुत ज्यादा कंजेस्टेड हो चुका था। तो उस एरिया को बचाने के लिए या कह सकते हो उसको थोड़ा सा डीकंजेस्ट करने के लिए कांडला पोर्ट को बनाया गया था। इससे मेनली हम क्या करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ये नॉर्थन इंडिया के पार्ट को के प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करती है, तो जो ग्रेनरीज है या इंडस्ट्रियल जो बेल्ट है नॉर्थन इंडिया की, उन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए कांडला पोर्ट का यूज करते हैं, और जो कि गुजरात के अंदर है। आपसे ये 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा सकता है कि फर्स्ट जो पोर्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस बनाई गई थी वो कौन सी पोर्ट थी? दैट इज कांडला। वो कांडला पोर्ट थी और वो किसके के लिए किसकी एवज में बनाई गई थी? वो बनाई गई थी, वो एक अल्टरनेटिव था या सब्स्टिट्यूट था किसका? कराची सी पोर्ट का, जो कि आफ्टर इंडिपेंडेंस पाकिस्तान के अंदर चली गई थी। ओके, नाउ द सेकंड important port, that is the biggest port you can say, and आप कह सकते हो बहुत ज्यादा स्पेसियस, नेचुरल और वेल सेटल हार्बर मानी जाती है, वो है आपकी मुंबई पोर्ट। इट इज द बिगेस्ट पोर्ट जिसके अंदर से मैक्सिमम आपका नॉर्थन इंडिया या कह सकते हो छोटा नागपुर प्लेटू का जो पार्ट है वहां के बहुत सारे प्रोडक्ट है वो इस पोर्ट के माध्यम से आप कह सकते हो दूसरे देश में भेजी जाती है। स्टूडेंट आपको सबको पता होगा कि सबसे पहले हमारे पास सूरत पोर्ट थी, बट जिस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट को फ्रांस से एज ए डोरी के रूप में मुंबई मिल गया था, तो मुंबई पोर्ट में उन्होंने अपना बेस सेटअप कर लिया था, तो सूरत पोर्ट जो है नियर अबाउट खत्म हो चुकी थी। तो मुंबई पोर्ट जो है वो एक पुराने समय से ही एक बिगेस्ट पोर्ट मानी जाती है, इंपोर्टेंट पोर्ट मानी जाती है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के अंदर ही उससे थोड़ा सा मींस मुंबई पोर्ट के थोड़ा सा पास में एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाई गई है, ताकि मुंबई पोर्ट को थोड़ा सा डीकंजेस्ट किया जा सके, क्योंकि तो यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारे जो प्रोडक्ट है यहाँ से जाते हैं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है वो भी बनाई गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द मारमगुआ पोर्ट। नेक्स्ट पोर्ट है वो आपकी मारमगुआ पोर्ट मान जाती है। अगर मैं इस मारमगुआ पोर्ट की बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मारमगुआ पोर्ट की बात करता हूँ तो मैक्सिमम जो आयरन ओर है उसे उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। And this Marmugao port is located in Goa, and 50% जो इंडिया का आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो इस मारमुगुआ पोर्ट से ही किया जाता है। आप कह सकते हैं इस मारमुगुआ पोर्ट से ही भेजा जाता है। राइट स्टूडेंट्स, now the next one is
न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कि कर्नाटका में है, मुख्य जो माइन है उसका मैक्सिमम जो आयरन ओर है वो इसी पोर्ट के माध्यम से आप सबको एक्सपोर्ट किया जाता है। जो न्यू मैंगलोर पोर्ट है ये कर्नाटका के अंदर लोकेट है, एंड कुद्रेमुख माइन जो है वहां से जो आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है वो इसी पोर्ट के माध्यम से किया जाता है। एंड कोची, अगर मैं पोर्ट की बात करता हूँ, इट इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट, ठीक है। ये एक लैगून पोर्ट मानी जाती है। आप सबको लैगून का पता ही है कि लैगून क्या होती है। अगर आप इस वक्त यहाँ पर होते तो शायद मीन्स आपको मैं मैप के थ्रू भी बता सकता था, बट लैगून पोर्ट जो होती है, सॉरी लैगून जो होती है वो आप कह सकते हो एक समुद्र के पास बनने वाली जो लेक, समुद्र के पास बनने वाली जो लेक होती है उस लेक को हम लैगून कहते हैं। तो ये एक लैगून लेक है जो कि आप कह सकते हो साउथ वेस्टर्न पोर्ट मानी जाती है, और जो आपके साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है वहां पर जो प्रोडक्ट है उसे ये आप कह सकते हो एक्सपोर्ट करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं द साउथ ईस्टर्न पोर्ट ऑफ द टूटीकोरिन दैट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु, यू कैन से, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर टूटीकोरिन पोर्ट है जो कि एक नेचुरल हार्बर मानी जाती है। श्रीलंका, मालदीव, जितने भी आपके साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सब के साथ जो ट्रेड किया जाता है वो केवल जो टूटीकोरिन साउथ ईस्टर्न पोर्ट जो कि तमिलनाडु के अंदर है इसके माध्यम से किया जाता है, ठीक है। आप कह सकते हो जो प्रोडक्ट यहाँ पर काफी लंबा स्पेस है जहां पर आप के पास फैसिलिटी है कि आप वस्तु को उतार सकते हो और सामान को चढ़ा सकते हो, तो ये फैसिलिटी वहां पर इजीली प्रोवाइड है। तो जो श्रीलंका और मालदीव जो हमारी साउथर्न नेबरिंग कंट्रीज है उनके साथ ट्रेड करने के लिए जो टूटीकोरिन तमिलनाडु के अंदर सी पोर्ट है उसका यूज किया जाता है। Now you can say the Chennai port, it is the oldest artificial port. ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है स्टूडेंट बार बार कि हमारी ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सी है, दैट इज चेन्नई, जिसका जो कि हमारी तमिलनाडु के अंदर लोकेट है। तमिलनाडु के अंदर आपकी ये 2 पोर्ट हो चुके हैं, टूटीकोरिन एंड द चेन्नई। नाउ कम टू द विशाखापट्टनम पोर्ट जो कि एक लैंड लॉक मींस जिसके चारों तरफ लैंड पार्ट है, द बेस्ट लैंड लॉक पोर्ट मानी जाती है विशाखापट्टनम। ये भी आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि विच पोर्ट इज द बेस्ट लैंड लॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट, दैट इज कॉल्ड विशाखापट्टनम। पारादीप पोर्ट दैट इज इन ओडिशा, और इसका यूज किया जाता है कि जो ओडिशा के एरिया के अंदर या छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर जितना भी आयरन ओर होता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए इस पोर्ट का यूज किया जाता है। कोलकाता पोर्ट, इट इज अ रिवर राइन पोर्ट। ये आपसे इस प्रकार का 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है कि जो आपकी रिवर राइन जो पोर्ट है वो कौन सी है, दैट इज कोलकाता। ओके स्टूडेंट्स, ये वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेट है, और जो वेस्ट बंगाल से जो जूट है या कह सकते हो बिहार या झारखंड का जो या वेस्ट बंगाल का के अंदर जो भी प्रोडक्ट होता है या जो भी आयरन ओर वगैरह होता है इन सबको एक्सपोर्ट करने के लिए कोलकाता पोर्ट को यूज किया जाता है। कोलकाता, इट इज अ मेजर सिटी आल्सो एंड यू कैन से इट इज अ कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल आल्सो। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हो भीड़ भड़का एरिया रहता है, जिसकी वजह से इस कोलकाता पोर्ट डीकंजेस्ट करने के लिए एक पोर्ट बनाई गई है जिसे हम कोलकाता की सब्सिडरी पोर्ट मानते हैं, दैट इज कॉल्ड हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता को डीकंजेस्ट करने के लिए, या कह सकते हो कि कोलकाता के ऊपर जो लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है इस प्रेशर को कम करने के लिए एक पोर्ट बनाई गई है जो कि कोलकाता की सब्सिडरी पोर्ट मानी जाती है, वो आपकी हल्दिया पोर्ट है। तो दिस आर द इंपोर्टेंट मेजर पोर्ट इन इंडिया जो कि इंडिया के अलग अलग पार्ट में लोकेट है, और ये आपका मैप से भी रिलेटेड इंपोर्टेंट पार्ट है। इसका आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आता, बट आपका इसका जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सी पोर्ट क्या कितनी है 1 मार्क्स के रूप में, या मेजर सी पोर्ट कौन सी है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैप के अंदर कि पर्टिकुलर पोर्ट कौन सी कहां पर लोकेट है। तो इस प्रकार से ये मैप पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है, और कह सकते हैं अगर हम बात करते हैं ये 1 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है। ओके, नाउ कम टू द थर्ड जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, दैट इज एयरवेज। एयरवेज की बात हम करते हैं। हमने इससे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर ली है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड वाटरवेज आल्सो, जहां पर आपने कौन कौन से नेशनल वाटरवेज थे उनको डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एयरवेज। अगर मैं एयरवेज की बात करता हूं तो दिस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड यू कैन से मोस्ट प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखिए 1 मार्क्स, ये पहली लाइन ही आपका हर जगह पर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनाती है कि फास्टेस्ट मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो कौन सा है, दैट इज एयरवेज।
इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है। तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको कराया है उनमें आपका पहला जो पॉइंट होता है वही आपका 1 मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं एयरवेज की बात करता हूँ, रफ से रफ टेरेन जोन, चाहे आपका ऐसा कोई भी एरिया है, हर एक उस एरिया के पास पहुंचाने के लिए एयरवेज का यूज किया जाता है। चाहे आप रोडवेज की बात करो, चाहे आप कह सकते हो रेलवेज की बात करते हैं, हर एक जगह कहीं ना कोई लिमिटेशंस है, बट इस एयरवेज की कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसको हम हर जगह पर पहुंचा सकते हैं। हाई माउंटेन्स, डेजर्ट एरिया, डेंस फॉरेस्ट एरिया, लॉन्ग ओशियंस को कवर करके दूसरे देश में जा सकता है। तो ये जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये हर एक टफ से टफ टेरेन जो है उनको अचीव करने या उनकी एक्सेस को इजी बनाने का मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट माना जाता है। In 1953, the air transport became the nationalized. आपका फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि when air transport become nationalized, it is in 1953. अगर मैं एयर इंडिया की बात करता हूँ, it provide the domestic as well as the international air service. डोमेस्टिक इसका मतलब क्या है, जो केवल इंडिया के अंदर घूमते हैं, और इंटरनेशनल एयर सर्विसेज मींस जो इंडिया से किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं। जो एयर इंडिया है वो दोनों प्रकार की जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड करता है। इसके अलावा पवन हंस हेलीकॉप्टर, जो पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड है वो आपको हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और वो करता किसका है, ऑयल और जो नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है उन सबको, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, इन सब फैसिलिटीज को अचीव करने के लिए पवन हंस जो हेलीकॉप्टर वो उनको पहुंचाता है। इसके अलावा जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो अगर हम बात करते हैं कॉमन पीपल की रीच में नहीं है नॉर्मली, बिकॉज ये एक फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ये एक सबसे महंगा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है, ये मोस्ट एक्सपेंसिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी माना जाता है। आम जनता की पहुंच में नहीं है, ठीक है, मानते हैं कि हम अफोर्ड कर सकते हैं, डोमेस्टिक तो कर ही सकते हैं, बट फिर भी वो काफी सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं एक्सपेंसिव माना जाता है। बट स्टूडेंट लिसन वेरी केयरफुली, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है वहां पर कॉमन पीपल की ये रीच में माना जाता है, क्योंकि वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट के अलावा जो अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो वर्किंग नहीं कर पाते अच्छी तरीके से, ड्यू टू देयर रिलीफ फीचर्स, ड्यू टू देयर आप कह सकते हो फिजिकल फीचर्स, उन सब की वजह से वहां पर आपको एयर सर्विसेज जो गवर्नमेंट है उनको सस्ते दामों पर प्रोवाइड करती है। कॉमन पीपल भी इन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज कर पाता है। बट अगर नॉर्मली हम बात करते हैं एयरवेज की, इट इज द एक्सपेंसिव मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो बाकी जो पार्ट है उस पार्ट को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया की पार्ट की बात करते हैं, वो उन सब के लिए बड़ा एक्सपेंसिव माना जाता है। यही कारण है कि कॉमन पीपल बड़ी जल्दी उसका यूज नहीं कर पाते, राइट स्टूडेंट्स? So students, we have discussed about all these things. Now we have come to the communication, and this communication we will discuss about in the next lecture, because we have very less time. So if you have any doubt, you can ask me about all these things.